नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम इस वीडियो में बात करते हैं वर्णमाला की। याद रखिएगा, पुलिस का एग्जाम, दरोगा का एग्जाम, एसएससी जीडी का और पीसीएस प्री में सीसेट के एग्जाम में वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में कौन सा उच्चारण कंठ से नहीं होता है या दंत से नहीं होता है। अल्पप्राण महाप्राण के बारे में पूछा जा सकता है। सघोष अघोष वर्ण के बारे में पूछा जा सकता है। ये तमाम क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला में हमारे सामने स्वर और व्यंजन दो लिखे हुए हैं। आइए एक बार पढ़ते हैं। स्वर आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग आ, ये हमारा स्वर है। तो पहले हम स्वर की चर्चा करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है वर्णमाला और वर्णमाला 52, अर्थात हमारे सामने कंडीशन भी है कि हमें वर्णमाला 52 वर्ण में सिद्ध भी करना है। अर्थात एक क्वेश्चन ये भी हो गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो याद रखना कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52। और इसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि वर्णमाला में 52 वर्ण कैसे होते हैं। ठीक है। दूसरा व्यंजन लिखा हुआ है क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इय, टा ठा ड ढ अण, ता था दा धा न, पा फा बा भा म, या रा ला वा, शा शा सा ह, छ त्र ज्ञ श्र। ये हमारे सामने व्यंजन भी लिखा हुआ है। तो स्वर और व्यंजन मिलकर के ही वर्णमाला बनता है। तो एक पहला तो प्रश्न ये आया व्यवहारिक रूप से, आप सभी लोग ध्यान दें और जितने भी छात्र हैं इसे नोट करते चलें कि जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये व्यंजन और स्वर क्या सही लिखे हुए हैं। पहले हम व्यंजन की बात करें। व्यंजन जो हम देख रहे हैं ये व्यंजन हमारे क्या सही लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न हमारा ये होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, व्यंजन अगर जो हम देखें तो ये अभी अशुद्ध लिखा हुआ है। अशुद्ध मतलब इनकरेक्ट लिखा हुआ है और अभी अधूरा भी लिखा हुआ है। अर्थात व्यवहारिक रूप से अगर जो देखें तो ये व्यंजन हमारा भी सही नहीं लिखा हुआ है। और आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप भी आगे अगर जो किसी को पढ़ाएं, कोई आपका भाई हो या भतीजा हो, तो जिस प्रकार से मैं आज आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूं इसी प्रकार से आप आगे पढ़ाइएगा। क्योंकि ये वर्णमाला है, बड़ा ही सारगर्भित होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामान्य जनमानस को पता नहीं होती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो वर्णमाला वो कहलाता है जिसमें हलंत लगा हो, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है और हम इसमें जब हलंत लगा देंगे तभी ये हमारा वर्ण बनेगा। तो क ख इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिएगा, अर्थात के ए से का, के एच ए से खा होता है। तो आप आ अर्थात ए का उच्चारण न करें। इंग्लिश में कहते हैं ना के ए से का, के एच ए से खा, जी ए से गा, तो ए का उच्चारण नहीं होना चाहिए, अर्थात छोटा आ का उच्चारण इसमें नहीं होना चाहिए। उच्चारण ऐसे होना चाहिए क ख ग घ अंगा। अंगा में याद रखना ये बिंदु आगे रहेगा। च छ ज झ इय, टा ठा ड ढ अण, ता था दा धा न, पा फा बा भा म, य र ल व, श श सा ह, छ त्र ज्ञ श्र। याद रखिएगा कि व्यंजन में जो भी हम देख रहे हैं इनमें सभी में पहले तो हम हलंत लगाएं, तब ये हमारा एक शुद्ध वर्णमाला के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरा कि इसमें अभी दो वर्ण नहीं लिखे हुए हैं। याद रखिएगा इसमें अभी दो वर्ण नहीं लिखे हुए हैं और एग्जाम में अधिकांश इनके बारे में पूछता है। उन दो वर्ण को हम कहते हैं अड़ा। एक अड़ा होती है जो सड़क में लगता है, जो लड़का में लगता है अड़ा, और लड़की में लगता है। दूसरा अड़ा होता है, अड़ा जो कि हम पढ़ाई चढ़ाई तो अड़ा लगता है। इन दो को हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन के रूप में जानते हैं। इनको हम आगत व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम आगत व्यंजन भी कहते हैं। तो आइए इस प्रकार से हम देखें तो हमारा ये सही वर्णमाला लिखा हुआ है। तो पहले हम स्वर की चर्चा करते हैं। तो याद रखना पहले हम स्वर की चर्चा कर लेते हैं। स्वर की चर्चा करें, सामने लिखा हुआ है आ ई। तो आ का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। याद रखें, सभी छात्र इसे नोट करते चलें और एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सारा हिंदी का
सिलेबस सहित आप इसको तैयार करें। पुलिस के एग्जाम में, पुलिस और दरोगा में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। आ कंठ से, ई तालु से, ई तालु से, उ मूर्धा से, सॉरी ओष्ठ से, ओष्ठ से, ओष्ठ ओष्ठ से, री याद रखना, इसमें आधी रा प्लस ई का समावेश होता है, इसको हम मूर्धा से उच्चारित करते हैं, मूर्धा से। इधर लिखा है ए, ये कंठ तालव्य से करते हैं, कंठ तालु से, इसको कंठ तालु लिख लीजिएगा। ओ कंठ ओष्ठ से करते हैं, सभी छात्र नोट करते चले, कंठ ओष्ठ से करते हैं। हाँ, अब जो महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि हमारे वर्णमाला में जो आप देख रहे हैं कि 13 स्वर लिखे हुए हैं, लेकिन 13 स्वर काउंट नहीं किए जाते हैं। हमारी वर्णमाला में केवल 11 ही स्वर काउंट किए जाते हैं, और ये लिखा हुआ है अंग और आहा। अंग और आहा को हम अयोग वाह स्वर कहते हैं, याद रखना, अयोग वाह स्वर, अयोग वाह स्वर। अयोग वाह स्वर हमारे वर्णमाला में 2 हैं, अयोग वाह स्वर हमारी वर्णमाला में 2 हैं, और ये 2 हैं अंग आहा, अंग आहा। एक व्याकरण है, इनका नाम है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि अंग और आहा का प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत में हुआ है, इसलिए इनको संस्कृत का मान लिया। आइए मैं उदाहरण आपको देता हूं। जैसे बचपन में आप जब 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़ते होंगे, तो आपसे लिखने के लिए जब कोई संस्कृत में बात दी जाती होगी, तो आप जहां पर अंत में मां का प्रोनाउंसिएशन आता होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर विद्या ददाति विनयम, विनयम आया, तो यहां ध्यान दीजिएगा, विनयम को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं विनयम, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं विनयम, ये मात्रा चाहती, तो वही अंग की मात्रा है। तो अनावश्यक रूप से भी हम लोगों ने इसका माका के संदर्भ में इसको का प्रयोग किया है। और आहा, जैसे राम लिखना तो रामः, कृष्णा लिखना तो कृष्णा, अर्थात विसर्ग का भी प्रयोग हम लोगों ने संस्कृत में ज्यादा किया है। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें संस्कृत का मान लिया है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें संस्कृत का माना, संस्कृत का माना, संस्कृत का माना, संस्कृत का माना। जब आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इनको संस्कृत का मान लिया, तो हमारे वर्णमाला में, हमारी वर्णमाला में स्वर, हमारी वर्णमाला में स्वर हो जाते हैं 11। सभी छात्र ध्यान दें, आपके सामने 13 लिखे हुए हैं, लेकिन जब अंग और आहा, अयोग व स्वर को हमने संस्कृत का मान लिया, तो इनकी संख्या हो जाती है 11। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने संस्कृत का माना है। आइए व्यंजन की चर्चा करते हैं। हमें 52 वर्ण लाना है। व्यंजन में देखिएगा, आप देख रहे हैं का, गा, घा, अंग, इसको हम का वर्ग कहते हैं। सभी छात्र ध्यान दें, इसको हम का वर्ग कहते हैं, का वर्ग हो गया। चा, छा, जा, झा, इया, इसको हम चा वर्ग कहते हैं, चा वर्ग कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अणा, इसको हम टा वर्ग कहते हैं। अर्थात ये स्पष्ट है कि पहले वर्ण से इसका वर्ग का नाम पड़ रहा है। ता, था, दा, धा, ना, इसको हम ता वर्ग कहते हैं, ता वर्ग, और इसको हम कहते हैं पा वर्ग। तो हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, का, च, ट, ता, पा, का, च, ट, ता, पा। और ये वर्ग जिस समय हम उच्चारण करते हैं, तो इनका उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श जरूर करता है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो हमारी ये 5 वर्ग हैं, और पांचों वर्ग मिलाकर के ये हमारे स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं
25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं 25। चूंकि हमारे दो और भी वर्ण हैं अड़ा और अड़ा, इनको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन, इनको हम कहते हैं द्विगुण या आगत या उत्क्षिप्त व्यंजन। इनके तीन नाम हो जाते हैं, द्विगुण, आगत, गा बनी है ता, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये हैं हमारे दो, और ये दो हमारे कौन से हैं, एक अड़ा है और एक अड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अड़ा में जो बिंदु है वो नीचे लगता है और अंगा में बिंदु आगे लगता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श जरूर करते हैं। तो आइए देखिएगा, का वर्ग कंठ से बोला जाता है, याद रखें, का वर्ग कंठ से, वर्णमाला में उल्टा चलता है, का वर्ग कंठ से, चा वर्ग आगे तालु से, टा वर्ग मूर्धा, अर्थात जब हम जीभ को रोलिंग करेंगे, जब टा जीभ को रोलिंग करेंगे, ऊपर जो छत है उसको मूर्धा कहते हैं, टावर दंत से और पावर ओष्ठ से, अर्थात ओंठों को चिपका करके हम पावर पा फा बा भा मा का उच्चारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंठ से का वर्ग, तालु से चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, और दंत से ता वर्ग, और ओष्ठ से हम उच्चारण करते हैं पा वर्ग का। कंठ से का वर्ग, का खा ग घा अंगा हमारा कंठ से होता है, ध्यान दे विचार। चा वर्ग तालु से, चा छा जा झा इया तालु से होता है। टा ठा ड ढ अणा ये हमारा मूर्धा से होता है। इसमें जीभ रोलिंग करेगी, जीभ रोलिंग होगी और ऊपर जहां स्पर्श करेगी उसको मूर्धा कहते हैं। तालु से ऊपर का जो छत है हमारे जीभ मुख के अंदर उसको मूर्धा कहते हैं। टा था इसमें जीभ रोलिंग हो रही, ड ढ अणा जीभ रोलिंग हो रही है। ता था दा धा ना अर्थात ये दंत से, और पावर पा फा बा भा मा अर्थात ये ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है। ये मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करते हैं, तो इसलिए इनका नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन। ये 25 है। आगे य रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। शा शा सा हा को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। किशा, इसको जो छा छत्री पढ़ते हैं इसको किशा पढ़ा जाता है। किशा त्र ज्ञ श्रा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये क और श से मिलकर के बनते हैं। त्र आदि ता और रा से मिलकर के बनते हैं। ज्ञ आदि जा और इया से मिलकर के बनता है। श्र आदि श प्लस रा से मिलकर के बनता है, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अंतास्थ व्यंजन अर्थात अंतास्थ व्यंजन य रा ला व 4 हो जाते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4 हो जाते हैं, सामने लिखा है श श सा हा, और संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श 4 हो जाते हैं। तो और यहाँ पर वर्णमाला में हमें 2 वर्ण और मिले हैं, एक अनुस्वार मिला है। सभी छात्र ध्यान दें, अनुस्वार एक प्रकार से अंग की बिंदी है। अनुस्वार अंग की बिंदी है, जो जैसे गंगा अंग की बिंदी लगती है गंगा के ऊपर, है ना, गंगा कंधा के ऊपर लगती है। और एक अनुनासिक मिला हुआ है, अनुनासिक जो कि आंधी चांदी में लगता है, ये अनुनासिक हो गए। तो 2 वर्ण ये हमारे हो जाते हैं, ये 2 वर्ण हो जाते हैं, ये 2 वर्ण हो गए हमारे पास। इस प्रकार से हमारे 52 वर्ण होते हैं, हम जोड़ लेते हैं। 11 स्वर हैं हमारे पास, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 11 और 25 36। 2 हमारे पास द्विगुण व्यंजन हैं, 36 2 38। 4 हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है, 38 4 42।
4 हमारे पास ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन है, बड़े 4 46, 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, 46 4 50, और 2 हमारे पास एक अनुस्वार एक अनुनासिक के रूप में वर्ण है, तो 50 2 52। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण है। अर्थात हम कह सकते हैं स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित रूप से लिखा जाए वही वर्णमाला है, और इनकी संख्या 52 होती है। ठीक है, लेकिन जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप सामने देख रहे हैं कि ये वर्णमाला हमने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है एग्जाम में। पुलिस के एग्जाम में कई बार ये देखा गया है कि या और शा, ध्यान दीजिएगा, या और शा का उच्चारण स्थान, र और शा का उच्चारण स्थान, ला और सा का उच्चारण स्थान, और वा का उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। तो याद रखना, वा का उच्चारण स्थान हम दंतोष्ठ लिख लेंगे, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। सभी छात्र नोट करते चलें और समझते जाएं। वा एक ऐसा वर्ण है जो कि दंत और ओष्ठ से मिलकर के बोला जाता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब वा, इसमें दांत का भी प्रयोग होता है और ओंठों का भी प्रयोग होता है। लेकिन हम यहां देखें य और शा, य और शा, ध्यान दीजिएगा, य और शा का उच्चारण तालु से होता है। य और शा का उच्चारण तालु से होता है। य और शा का उच्चारण स्थान तालु बताया गया है। मूर्धा रा, जीभ रोलिंग हो रही है, और शा, इसमें भी जीभ रोलिंग होगी। रा और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और ल और सा का उच्चारण स्थान दंत है। ल और सा का उच्चारण स्थान दंत है। क्या रखिएगा सभी छात्र, ये भी नोट कर लें और साथ ही साथ इसको लिखते भी जाएं। याद रखना, इस बोर्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। य शा तालु से बताई गई, रा और शा ये खाकर षटकोण वाली है, ये मूर्धा से है। ला और सा ये दंत से है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। आगे हम चर्चा थोड़ा सा पर करना चाहते हैं। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर 3 सा लिखी हुई हैं, शा शा सा, 3 लिखी हैं। लेकिन एक मौलिक बात यह है कि अगर जो तीनों के एक ही अर्थ होते तो इनको वर्णमाला में एक ही लिख लिया जाता, 3 लिखने की क्या आवश्यकता थी। अर्थात ये सिद्ध करता है कि इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो आइए जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम चर्चा करते हैं शा की, यहां पर हम चर्चा करते हैं शा की। ध्यान दीजिएगा, ये जो शा है ये हमारी SH से बनती है, और ये भी हमारी शा SH से बनती है, और ये वाली हमारी सा इंग्लिश में सिंपल S से बनती है। पहले और अंतिम की शा की बात करें, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं शीशा, शीशा, अर्थात इसका उच्चारण तालु से है। शीशा जैसे पढ़ रहे हैं च छ ज, तो उसमें शा पढ़ लीजिएगा, इसका उच्चारण तालु से है। और ये वाली जो उच्चारण स्थान है ये दंत से है, याद रखना, ये दंत से बताया गया है और इसका उच्चारण स्थान तालु से बताया गया है। तो स्वाभाविक है कि जब इनके उच्चारण स्थान में अलग अलग भागों का प्रयोग किया जाता है तो इनका अर्थ भी अलग अलग होगा। आइए ध्यान दें, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया कि राजस्थान सीसा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सिंपल सी बात है, सीसा उत्पादन में अग्रणी राज्य। मैंने कहा सीसा, सीसा अर्थात सिंपल सा का प्रयोग किया है, तो मैंने बोला है अर्थात इस सा का प्रयोग किया है कि दंत से बोला गया कि सीसा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो आप सीसा ऐसे लिखोगे, इसका प्रयोग करोगे। लेकिन कहीं कहीं पर अगर जो ये भी शीशा लिखा है तो ये गलत नहीं है, ये वो शीशा है, याद रखिएगा, जो कि कच्चा अयस्क नहीं है बल्कि उसको मॉडिफाई करके एक मिरर बना दिया गया है। अर्थात ये शीशा है, इसमें जीभ जो है वो तालु का प्रयोग करेगी। शीशा वो सीसा है, सीसा, और ये शीशा है, अर्थात इसमें जीभ जो है वो तालु का प्रयोग करती है, शीशा। दूसरा मैंने कहा कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि संकर बीजों का प्रयोग होने लगा। संकर बीज कहा है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, संकर कहा है तो
कुछ छात्र ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो कुछ छात्र ये भी लिखते हैं। लेकिन याद रखना, अगर जो विज्ञान ने तरक्की की कि संकर बीजों का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा तो संकर कहा गया है, अर्थात ये वाला संकर प्रयोग होगा। इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड, और ये शंकर भगवान शंकर को इंगित करता है। बहुत अंतर है जमीन और आसमान का। अगर जो सा और शा में अंतर नहीं पता है तो आप अर्थ को अनर्थ कर देंगे। बड़े बड़े एग्जाम में जहां पर ऐसे लिखवाता है, जहां पर पत्र लेखन करवाता है, वहां पर इस सा और शा में अंतर देखता है, और अगर जो आपने एक ही जैसा लिख दिया तो निश्चित तौर पर आप पीछे हो जाएंगे। आइए ध्यान दें, आगे चर्चा करते हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं, मुसलमान शिया और सुन्नी में बटा हुआ है, अर्थात मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। मैंने कहा शिया, शिया कहा अर्थात तालु का प्रयोग किया तो किसी ने ये लिख दिया शिया, तो जिसने ये शिया लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन किसी ने लिख दिया सिया, सिया, तो ये अगर जो मुस्लिम संप्रदाय के संदर्भ में लिखा गया है, शिया के संदर्भ में लिखा गया है, शिया की इसके संदर्भ में ये लिख दिया गया है तो गलत हो गया, क्योंकि ये सिया है, ये सीता जी की पर्यायवाची है, मां जानकी की पर्यायवाची है, और ये शिया है जो कि इस्लाम धर्म में मुसलमानों का एक संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना, ये शीशा, शंकर, शिया इससे इंगित होते हैं, शा से, इस शा से इंगित होते हैं, लेकिन ये इस सा से, सीसा, शंकर, सिया, सूरज, सीमा इस सा से इंगित होते हैं। तो एक चीज इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक इसको ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग सही लिखें। आगे हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा किशा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, किशा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चल इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सामने जो लिखा हुआ है ये आप प्रैक्टिस से ही ला सकते हैं। अधिकांश यूपी और बिहार में ऐसी समस्या है बोलने में, आप लोग बोलने का तरीका थोड़ा सा सही करें और इसको सही उच्चारण करें। दूसरा, जैसे दूसरा उच्चारण हम लोग करते हैं किशा। हमारे यहां पर एक ये छा छाता है जिसको हम सी डबल एच लिखते हैं, और एक हमारे यहाँ किशा है, के एस एच लिखते हैं, याद रखिएगा। दोनों को हम छा ही बोल देते हैं। ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर यूपी में और बिहार में भी, लेकिन जब आप दिल्ली जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, पंजाब जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, वहां पर इस पर अंतर देकर के बोला जाता है। ये लिखा हुआ है क प्लस, अर्थात इसके उच्चारण में आदि का उच्चारण होना चाहिए। जैसे लक्ष्मण, लक आदि का है, शाह, ये वाली शाह आ गई जो अभिषेक में लगती है, इसमें जीभ रोलिंग होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो शाह है ये टावर की है। जैसे मैंने बोला आकांक्षा, आकांक्षा आदि का पिशा होना चाहिए, आकांक्षा। लक्ष्मण, लक्ष्मी, इसमें आदि का के साथ शा का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन ये अपनी सिंपल वाली छा छाता होती है जिसको हम छाता कह देते हैं, छतरी कह देते हैं, छतरी कह देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इसमें है। अब जैसे कहा गया कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा कह दिया गया, बिल्कुल ही गलत प्रोनाउंसिएशन है और अर्थ को अनर्थ भी बना रहा है। कक्षा कह दिया गया तो कक्षा एक प्रकार से ये कह दिया गया कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। बताइए कक्षा में कौन पढ़ता होगा? ये कक्षा आपका अंडरगारमेंट्स दिखाता है। अब आपको बोलना है आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा ये होना चाहिए, आधि का उच्चारण होना चाहिए। चाहे इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, के ए फिर के आया, एस एच ए, कक्षा, कक्षा। तो याद रखें सभी छात्र कि प्रोनाउंसिएशन को सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपके सामने लिखा हुआ है पूरा और आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में आगे इसको हम वर्ड में बांटते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।